खासी पहाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है उसके पवित्र वन, जिन्हें बड़े सलीके से धार्मिक परंपराओं में लपेटकर आज तक सहेजा गया है। शिलांग से 24 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ मौफलांग में, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ पवित्र वन के मुहाने पर। पूरे मेघालय में 165 पवित्र वन हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा है जो 190 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। गांव वालों के मुताबिक यहाँ पर 450 तरह के पेड़ पौधे हैं और करीब 100 प्रजातियों के जानवर हैं, पक्षी हैं और छोटे जीव हैं। आइए चलते अंदर और देखते हैं कितनी शांति है अंदर, क्योंकि जो खासी जनजाति के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो अपने रिचुअल्स करते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर आके वो सीधे देवताओं से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। पवित्र वन में मैं इस वक्त 500 मीटर अंदर आ गया हूँ और एक अजीब सी शांति मुझे महसूस हो रही है। सिर्फ मेरी आवाज़ ही इस शांति को भंग कर रही है। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है, कभी कभार चिड़िया के बोलने की आवाज़ आती है। और जब ऐसी शांत जगह आप हो, जब आप प्रकृति की गोद में हो, तो जाहिर सी बात है आपका दिलो दिमाग ईश्वर से जुड़ने के लिए बेताब हो जाएगा। मैं इस वक्त आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ, आपको दिखाने के लिए। ये एक वेदी है और 500 साल पुरानी परंपरा थी, जो खासी परंपरा है। उसके मुताबिक जब भी बाहरी कोई हमला होता था या कोई लड़ाई होती थी या कोई महामारी फैलती थी, तो इस वेदी पर एक भूरे सांड की बलि दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि बलि के बाद वो विपत्ति टल जाएगी। इस वक्त बारिश हो रही है वन के अंदर, और ये कहते हैं, अक्सर कहा जाता है जल ही जीवन है, जल बचाओ। लेकिन अगर पानी बरसेगा नहीं तो हम बचाएंगे कैसे? और पानी कैसे बरसता है? ऐसे वनों की वजह से। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी इनसे सीखें, पेड़ लगाएं, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी प्रकृति की गोद में आनंद ले सकें। मौसम बदलते गए, सदियां पलट गई, लेकिन ये सेक्रेड ग्रोव आज भी जहां के तहां खड़े हैं, जो नेचर लवर्स के लिए एकदम आइडियल डेस्टिनेशन है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। पहले भी मैं शिलोंग आई हूँ, बट इस साइड नहीं आई थी। एक गाइड हमको लेके गए अंदर और उन्होंने बताया कि कैसे रिचुअल्स थे पहले जो ट्राइब्स थे उन लोग के। वी कैन फील कनेक्टेड टू नेचर एंड ये दे बिलीव दैट मीन्स ट्राइब्स हियर एंड लोकल पीपल हियर दे बिलीव दैट गॉड इज स्टिल देयर। दे कॉल इट deity they call. So he is preserving the forest, so you cannot destroy anything there and you have to respect the nature, mother nature. मुझे यही सीख मिला कि पेड़ वेड़ नहीं काटना है, तो तभी तो इतना अच्छा मौसम आएगा। नहीं तो ज़्यादातर गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग ये सब होता ही है आजकल। पेड़ पौधे लगाना चाहिए और मैं बच्चों को भी वही सीख दूंगी कि ये सब करना चाहिए, इसको काटना नहीं है, क्योंकि ये सब लगाने से बहुत अच्छा है। नेचुरल आपको हवा मिलता है, अच्छा लगता है। आप अच्छे से घूम सकते हो, देख सकते हो, और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में जो नेचर को देखना है वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तेज बारिश और पथरीले रास्तों को चीरती हमारी कार उस गांव की तरफ सरपट दौड़ रही है जिसे व्हिस्लिंग विलेज कहते हैं। आइए अब चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर हर किसी के पास एक कॉलर आईडी है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। व्हिस्लिंग विलेज के नाम से मशहूर कोंगथोंग में सदियों से हर एक के पास एक आईडी है। दरअसल ये आईडी वो लोरी है जो माँ अपने नवजात शिशु को गाकर सुनाती है और फिर उसे गांव वालों के पास लेकर जाती है, ये जानने के लिए कि कहीं ये लोरी किसी और बच्चे की लोरी से मैच तो नहीं कर रही।
मान्यता है कि जब गांव वाले एक दूसरे को बुलाते हैं तो कोई दुष्ट आत्मा इनकी आवाज़ को ना पहचान ले, इनकी नाम को ना पहचान ले, इसलिए एक दूसरे से गाना गाकर सीटी बजाकर बात करते हैं। हमारे साथ है रोथेल, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो कस्टम है कितना पुराना है। So this Jingro Yobei, which we call in Khasi, has been started since the beginning of the village in Kwangtong here. So there's no records, there's no documents that we can say exactly that it has been started from that time. But according to the elders, they told that about 300 to 400 years back, since the beginning of the village, the first settlers of here, so they have started already the practice of this Jingro Yobei. What is your song? Can you sing? Yes, sir. My song is क्वांगथोंग की ये अनोखी परंपरा देश विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। गांव में घूमते घूमते वक्त हो चला है एक कप चाय का। ये चाय ख़ास है क्योंकि ये चूल्हे पे बनी है और इसके साथ हमें मिला है ब्रेड और ये ताज़ा शहद जो छत्ता से तोड़कर, ये छत्ता है जो तोड़ा गया है। चाय के दौरान हमारी मुलाकात हो गई ओफेक से। ओफेक इसराइल से हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर विस्लिंग विलेज में। ओफेक, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू द विस्लिंग विलेज। हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस हियर? Well, this village is really nice. The people really nice. At first, I was thinking like I heard people are whistling in this village, and then I figured out the people they have a song for every person, and I see that really cute. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। ओ भाई साहब, ये सब छोड़ो और ये सुनो। वैसे आप लोग जा कर रहे हैं? मुंबई टू जूनागढ़। वीजा है आप लोगों के पास? सुन ब्रो, इंडिया में अंदर अंदर घूमने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। जरूरत पड़ती है। वैसे आप लोग कोई लीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं हो? पासपोर्ट दिखाओ अपना। बाय द वे, तेरा पासपोर्ट किधर है? सरदार पटेल जी, ये नहीं होते ना तो आज इंडिया छोटे छोटे 562 देशों में बटा होता और हर देश में जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ता। अरे छोड़िए भाई, सरदार ने हमें एक किया, हमने उन्हें क्या दिया? अब तक तो नहीं दिया, पर अब दे रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंचा, सबसे शानदार स्टैचू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। Incredible India। गहने सुनहरे दुआओं जैसे प्यार से चमके दमकते भरोसे, हाँ रिश्ते नाते मनाते निभाते पहचान बनाए यादें जगाए सपने सजाए दिल में बसाए सोने से पिरोए जज्बातों
सोना प्यार का प्रतीक है और इस सोने को शुद्ध बनाते हैं हॉलमार्क के ये 4 निशान। हॉलमार्क है तो सोना है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। खासी हिल्स को छोड़कर अब हम निकल पड़े हैं जैंतिया हिल्स की तरफ। वो जगह जो कभी जैंतियापुर किंगडम के नाम से जानी जाती थी। आइए चलते आगे और आपको दिखाएंगे क्या खास है जैंतिया हिल्स में। यूं तो समूचे जैंतिया और गारो पहाड़ियों में मोनोलिथ्स पाए जाते हैं, लेकिन नार्थियांग में एक ही जगह इसका सबसे बड़ा खजाना मिलता है। इनमें सीधे खड़े पत्थर मैनहिट्स कहलाते हैं, जो पुरुषों का प्रतीक है, और आड़े लेटे पत्थर मुकिनथाय, जो महिलाओं का प्रतीक है। मैं इस वक्त जैंतिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी नार्थियांग में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये रॉक्स हैं जिन्हें मोनोलिथ्स कहा जाता है, और ये बताती हैं जैंतिया राजाओं की गौरव गाथा 1500 से लेकर 1833 ईस्वी तक। मैं जिस चट्टान की बात कर रहा हूँ वो विशालकाय है, 8 मीटर से भी ज्यादा। ऐसी मान्यता है कि उमार फलांकी, जो एक बहुत बड़ा शूरवीर था, वो करीब 40 किलोमीटर से इस चट्टान को ढोकर यहाँ पर लाया। क्या कहानी है उसके पीछे, आइए बात करेंगे यहाँ के मुखिया से, जो बताएंगे कि इस चट्टान के पीछे क्या कहानी है, क्यों इसको यहाँ पर लाया गया, और इतनी बड़ी चट्टान उस जमाने में जब ना कोई क्रेन होती थी ना मशीन होती थी, कैसे एक इंसान इस पूरी चट्टान को अपने कंधों पर रखकर यहाँ तक लेकर आया। कहा जाता है कि उसके पास दिव्य शक्ति थी। जब उमार फलांकी रालियांग गया और अचानक इतना बारिश है और स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म है, तो वो मदद के लिए मंगाए वो रालियांग लोग से, जो छाता मंगाए। तो ये लोग तो रालियांग लोग पहचानता है जो उमार फलांकी ये एक वीर है और वॉरियर है। तो ये लोग ने बोलता है आप तो वीर है, छाता को क्या जरूर है, आप ये पत्थर को ही ले जाओ वहाँ से। हाँ, उस टाइम से क्या हुआ, उमार फलांकी ने सीरियसली ले लिया और ये पत्थर को उठा लिया। लेकिन एक्चुअली ये पत्थर ऐसे मामूली पत्थर नहीं है। एज पर आवर रिचुअल ये मतलब एक गॉडेस है। ये बहुत यूनिक है। आई थिंक इन इंडिया ये एक ही जगह है जहाँ ये ऐसे कुछ पार्क है जहाँ इतने ज़्यादा मोनोलिथ्स है एक ही जगह में। नार्थियांग के पास ही स्थित है दुर्गा मंदिर। माना जाता है कि जब जैंतिया राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाया तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
जैंतिया पहाड़ियों से निकलने वाले सबसे सुरम्य झरने क्रांगसूरी में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी डिफरेंट एंड ये बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है, सो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। और इतना दिन नहीं हुआ ये डेवलप होने, मैंने ये डेवलप करने में इतना दिन नहीं लगा। इट्स ओनली बीन 4 to 5 years। इस जगह को सब पहचानने लगे, सब आने लगे। मेघालय इज़ ओनली अ स्टेट ऑफ टूरिस्ट प्लेस ओनली। मैं असम की गुवाहाटी से हूँ और ये यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं दोबारा फिर आना चाहूँगी। अगर आज वेदर साथ नहीं दिया, इतना बारिश हो रहा है, जब अच्छा मौसम होगा तब मैं ज़रूर आना चाहूँगी यहाँ पर और थोड़ा बहुत ज़्यादा मस्ती करना चाहूँगी। क्रांगसूरी नदी यहाँ पर आके एक झरने के रूप में तब्दील हो जाती है। अभी बारिश हो रही है, वरना सर्दियों के अंदर ये पूरा जो पानी है वो बिल्कुल नीला हो जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि अभी पानी जो है वो काफ़ी हद तक नीला है। जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होता है अक्सर या तो वो हरा हरा दिखने लगता है या बारिश के मौसम में उसमें मिट्टी आ जाती है और वो गंदा हो जाता है, लेकिन यह पानी बिल्कुल साफ़ है। मेरा बहुत मन ललचा रहा है कि मैं इस पानी में कूदकर नहा लूँ, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सफ़र अभी जारी है और आपको मुझे दिखाने हैं और भी बहुत से खूबसूरत नज़ारे। भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच बसा है डाउकी। प्राकृतिक सुंदरता से लैस छोटा सा डाउकी दोनों देशों के बीच ट्रेड हब भी है। बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेघालय है। अगर आप देखें कि ढाका से अगर कोई भी हमारे जो टूरिस्ट हैं जो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा हिल स्टेशन उनके लिए सबसे पास हिल स्टेशन शिलोंग है, तुरा है। तो अगर ये हम लोग पूरा सिस्टम इसको बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, पूरे हम लोग इसमें डिटेल में हम लोग सारे पेपर वर्क को हम लोग ठीक तरह से बना सके, कॉन्सुलेट बना सके, तो मेरा मानना है कि इसका टूरिज्म का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। उमगट नदी के किनारे बसा डाउकी अपने कांच की तरह साफ पानी के लिए मशहूर है, जो वसंत के मौसम में अपने शबाब पर होता है। स्प्रिंग सीजन में उमगट नदी पे नौकायान प्रतियोगिता होती है और इसके अलावा नदी के ऊपर झूलता सस्पेंशन ब्रिज इस नज़ारे को और भी यादगार बना देता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ उमगट नदी के मुहाने पर और ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। मेरे ठीक पीछे है बांग्लादेश। सूरज ढल चुका है, शाम हो गई है और मुझे सुनाई दे रही है अजान की आवाज़। जैंतिया हिल्स का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। हम आपको ले चलेंगे गारो हिल्स की तरफ और दिखाएंगे आपको एक अनूठी फिश सेंचुरी। अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद।
जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। खासी और जयंती हिल्स के बाद अब हम हैं गारो हिल्स के मुहाने पर, और मेरे ठीक पीछे है तुरा। खासी में हमने आपको दिखाया था कैसे लोगों ने रबड़ की जड़ों को जोड़कर लिविंग रूट ब्रिज बनाया, लेकिन ये जो पुल है गनोल नदी पे बना है और 50 मीटर से ज़्यादा ये लंबा है। खास बात ये है कि ये बांस से बनाया गया, बांस और तारों को मिलाकर, और ये करिश्मा कर दिखाया है 3 गांव के लोगों ने। आप देख सकते हैं ये जो पुल है वो सामने जो 3 गांव हैं वहाँ जाने के लिए रास्ता है, नीचे नदी बह रही है, लेकिन गांव वालों ने किसी का इंतज़ार नहीं किया, सरकारी मदद की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से ये करिश्मा कर दिखाया। सैकड़ों मछलियों से भरी हुई सिमसांग नदी, और मैं हूँ इस वक्त उस अनोखी फिश सेंचुरी में जो इस नदी में मिलता है हमको। और यहाँ पर कितने तरह की मछलियाँ हैं, क्यों इसको बनाया गया, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं यहाँ के गाइड। ये सेंचुरी इसलिए बनाया गया है कि इको टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो बस्ती का लोगों ने सोचा तो हम इसको फिशिंग अलाउ नहीं करेगा और फिश को ऐसे ही रहने देगा। यानी कि गांव वालों ने अपने एफर्ट से ये फिश सेंचुरी बनाई है ताकि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ताकि मछलियों को यहाँ पर कोई पकड़े ना बल्कि उनको पनपने का मौका दिया जाए। तो कितने इलाके में यहाँ पर फिशिंग अलाउड नहीं है? वहाँ से ये जगह से 100 मीटर तक और नीचे 100 मीटर तक वैसे फिशिंग अलाउ नहीं है। यानी कि 200 मीटर तक आपको मछली पकड़ना अलाउड नहीं है। कितने तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर? यहाँ तो देखा जाता है तो 3-4 जाति को मिलेगा। रोहू है, कतला है, ईल फिश है, बहुत किस्म का मछली देखा जाता है। जैसे कि आपने सुना है कि काफ़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, और एक अद्भुत नज़ारा है। मछलियाँ आती हैं और जैसे कुछ चीज़ गिरती है, खाने की चीज़ आप डालेंगे तो सैकड़ों मछलियाँ उस पर झपट पड़ेंगी। और ये खूबसूरती है तुरा की, ये खूबसूरती है मेघालय की, ये खूबसूरती है गारो की पहाड़ियों की। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे अनोखा ट्री हाउस। ये सब कुछ एक परी कथा जैसा लगता है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव और लहलाते हरे भरे खेत। 4 एकड़ के इस खेत के अंदर टमाटर, गाजर, मूली समेत करीब 15 सब्जियां लगाई गई हैं, और ये सब लगाई गई हैं परंपरागत ऑर्गेनिक पद्धति से। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनको ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है अपने बाप दादों से। आइए उनसे बात करते हैं। एलन, ये बताइए कि आपका ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये किस तरह से अलग है, और इसकी जो आपको नॉलेज मिली है वो कितनी पुरानी है? ये ज्ञान जो हम लोग को, मतलब हम लोग का एंसेस्टर्स जो है, जब से हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग खेती शुरू किया, ये करीबन 200 साल का ऊपर होगा। और
उन लोग का ज्ञान के मुताबिक कि आजकल का दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलता है। सिर्फ इतना है, सर्टिफिकेशन वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है, और हम लोगों का जो फार्मिंग है प्योरली नेचुरल। आपने कहा आपका जो फार्मिंग है बिल्कुल प्राकृतिक है। अगर हम बात करें पूरे मेघालय की तो काफ़ी ज़ोर है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो कितना फ़ीसद, कितना परसेंटेज होगा पूरे, अगर हम मेघालय की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो खेती होती है? हमारा जानकारी के मुताबिक करीबन 79 to 80% हमारा जो फार्मिंग का कम्युनिटी है वो सारे से सब नेचुरल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है। करीब 80% जो यहाँ पर खेती होती है गाँव के अंदर वो परंपरागत ऑर्गेनिक खेती होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या सिर्फ यही है कि पेस्टिसाइड्स यूज़ ना हो, या और भी कुछ मतलब है? नो केमिकल इंटरवेंशन, जो नेचुरल जो ये कुदरती जो हम लोग को देता है। जैसे अभी मनियोर के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए हम लोग काउडंग यूज़ करता, जो भैंस से मिलता। फिर जितना पोछा वाला वेजिटेबल्स है या घास है या ये जो वीट्स, वो सबको सुखा करके मिट्टी के अंदर में डालकर थोड़ा सा गोबर डालकर वो खुद ब खुद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता। हमारे साथ एक किसान भी है, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है। इज़ इट रियली प्रॉफिटेबल टू ग्रो this way, or does it cost you more, or is it better than doing without chemicals? I came to learn from this neighboring area, or some of my friends. So they were doing farming like what I am doing. So when I look to them, they use this chemical fertilizer like urea and all, no pesticides and all. Then when I look to the land, only for 3 years this land became barren because they cannot grow anymore without that chemical. How old is this field? Now I am in this field. I have been started doing this organic farming since 1994. तो जैसे कि आपने सुना कि अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में भी कहते रहे हैं, तो आपकी जो ज़मीन की ताकत है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है, उर्वरकता उसकी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप लगातार उस पर फसलें उगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल काफ़ी क्रेज़ भी है। गारो हिल्स में इस तरह के ट्री हाउसेस काफ़ी मशहूर हैं। दरअसल ये बांस के बने होते हैं और पेड़ के ऊपर बनाए जाते हैं। इसके पीछे जो आइडिया है वो यही है कि किसान अपनी खेती की रखवाली कर सके, क्योंकि ये इलाका जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पर हाथी हैं, भालू हैं जिनकी फसल ख़राब कर सकते हैं, तो अपने आप को बचाव करते हुए अपनी खेती को भी बचाना है। दरअसल यहाँ पर झूम खेती की जाती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नायाब नमूना है। ज़मीन के एक टुकड़े पर मिक्स्ड कल्टीवेशन किया जाता है, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, राइस, और फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब उसकी फर्टिलिटी वापस लौटती है तो फिर से उसी ज़मीन पर खेती की जाती है।